ठीक है, तो देखिए मैटर occurs in different forms called state. Solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Any given substance may exist in solid, liquid or in gaseous state depending upon the magnitude of two opposite tendencies. ठीक है, पहला है टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, दूसरा है टेंडेंसी टू escape from each other, that is escaping tendency, that is escaping tendency। यानी कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और उस एग्जिस्टेंस के पीछे जो रीज़न होती है वो दो अपोजिट टाइप्स ऑफ टेंडेंसीज होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू अपोजिट टेंडेंसीज। पहली टेंडेंसी है टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन और दूसरी टेंडेंसी होती है टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम ईच अदर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, इफ़ म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए स्कैपिंग टेंडेंसी से, तो सब्सटेंस सॉलिड होगा। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन इंटरमीडिएट है स्कैपिंग टेंडेंसी के, तो सब्सटेंस लिक्विड होगा। और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ही कम हो स्कैपिंग टेंडेंसी से, तो सब्सटेंस गैस होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट का यही मतलब है। ठीक है ना, तो इस बेसिस पर हम सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सो सॉलिड may be defined as a form of matter
which has sufficient force of attraction between their molecules, atoms or ions, so that the particles cannot moves past each other. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चूँकि हम लोग ये बात जान रहे हैं और ये बात हम लोगों को मालूम है, 9th क्लास में भी हम लोग मैटर पढ़े थे और उसमें हम लोगों को पता था कि जितने भी मैटर होते हैं उन सबको बनाने वाला पार्टिकल होता है एंड आर नोन एज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम यही यहाँ पर लिख रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के बीच किसी भी सॉलिड में, ताकि पार्टिकल्स जो है ना वो जैसे इस जगह से इस जगह नहीं आ पाएगा। बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये पार्टिकल अपनी जगह पर क्या होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आ रही है? दैट इज ए मैटर हैविंग, या फॉर्म लिखिए, दैट इज ए फॉर्म हैविंग rigidity and having fixed shape and volume. ठीक है। Solid can also be characterized by their some special properties, that is having high density, very slow rate of diffusion, very low compressibility। ठीक है, ये अभी तक हम लोग सॉलिड को डिफाइन किए कि सॉलिड क्या होता है, किस तरीके का होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी, और बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी देखे हुए हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग इसलिए ज़्यादा इन बातों पर स्ट्रेस ना देकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि सॉलिड स्टेट में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए कि हर जगह पर जितनी भी बातें अभी हम लोग लिखे, तो इसमें एक बात आ रही है और वो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का सीधा सा मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को बनाने वाला जो पार्टिकल होता है, चाहे वो एटम हो, आयन हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है ना, तो
हम लोग ये भी देखें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैसियस स्टेट। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होती है ना, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की कुछ अरेंजमेंट होती है, यानी जब भी सॉलिड बनता है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अपनी एक अरेंजमेंट होती है। ये सारे अरेंजमेंट जो भी होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये कह सकते हैं कि दो तरह का अरेंजमेंट, हम लोग बोल सकते हैं कि दो तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट हो सकता है जैसे वेल डिफाइंड अरेंजमेंट या पैटर्न कह लीजिए, या रेगुलर अरेंजमेंट इसको कह सकते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट कह सकते हैं, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो सॉलिड में पार्टिकल या तो इस तरीके से अरेंज हो सकता है रेगुलर अरेंजमेंट में, या फिर पार्टिकल की अरेंजमेंट इरेगुलर भी हो सकती है। ठीक है, अब रेगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब है? देखिए, रेगुलर अरेंजमेंट को अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो हम लोगों को एक रेगुलरिटी इसमें नज़र आ रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर इरेगुलर अरेंजमेंट को दिखाया जाए, ये जो डॉट्स है ये बेसिकली पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखिए कि ये एक इरेगुलर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कुछ भी कहीं कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट है, तितर बितर है, बात समझ में आ रही है। तो इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड को ब्रॉडली दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हेडिंग देंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड, और इसमें लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ the arrangement of the constituent particles solids broadly classified into two categories। ठीक है, और इसमें फर्स्ट आता है एमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड्स which does not have any fixed or regular arrangement of the particles, यानी जिसमें कोई भी फिक्स्ड और रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हुआ करता है सॉलिड का। ठीक है, ऐसे सॉलिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज एमॉर्फस सॉलिड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है
वो है दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ऑब्जर्वेबल होती है। बात समझ में आ रही है? दैट इज रिपीटिंग एंड रेगुलर अरेंजमेंट is observed over short distance only। ठीक है, ये आगे बताएंगे कि कैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ऑब्जर्व होता है। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, दे आर रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, they are obtained by sudden cooling of liquid। ठीक है, they do not have any fixed or sharp melting point। कोई भी शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। Their cooling curve is smooth in nature। ठीक है, टेम्परेचर टाइम के बीच का कर्व। और ये कहने का मतलब ये है कि जब एमोर्फस सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में हो और अगर उसको ठंडा किया जाए तो टेम्परेचर जो है ना वो टाइम के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज करती चली जाती है। व्हेन एमोर्फस लिक्विड सब्सटेंस इज कूल्ड then their temperature decreases smoothly with time। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, they do not shows क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, मतलब कि जब आप इसको कट करेंगे तो सरफेस स्मूथ नहीं मिलेगा। ठीक है, दे आर आइसोट्रोपिक in nature, that is
substance shows same properties in all the directions। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि कंडक्टिविटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कह लीजिए, जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मेज़र करेंगे तो वो क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी सामने आएगी। ठीक है ना। और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि ग्लास, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप ग्लास, जैसे कि प्लास्टिक्स, जैसे कि रबड़, जैसे कि वुड, etc। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा होता है वो दूसरा टाइप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड्स which have regular pattern of arrangement of particles, that is particles are arranged in a well-defined geometrical pattern। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक अगर क्यूब हम लोग ड्रॉ करें और ये जो डॉट्स है अगर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे देखिए प्रॉपर्टीज, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का उल्टा मतलब कहने का क्या है, पैटर्न ऑफ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रिपीट्स थ्रू आउट द क्रिस्टल, दैट इज pattern of geometrical arrangement repeats throughout the crystal। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आप इसकी याद जान लीजिए, दे आर ट्रू सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, दीज आर obtained by slow and controlled cooling of liquid। ठीक है, they have
sharp melting point. They have fixed or sharp melting point. They are anisotropic in nature. ठीक है, तो ये जो कर्व होता है ये स्मूथ नहीं होता है, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर टाइम के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं करती है। ठीक है, हाँ, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब दैट इज सब्सटेंस shows same properties does not shows in all the direction. सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम या सिमिलर नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे NaCl, ठीक है, जैसे AgCl, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि कुछ मेटल्स भी है, जैसे ZnS, जैसे Ag etc. ठीक है, एनआइसोट्रॉपी देखिए क्या होता है। जैसे ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से, दो तरह के पार्टिकल्स हैं। तो मान लीजिए किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मेज़र करें, जैसे ए बी, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग मेज़र करते हैं सेम प्रॉपर्टी को तो सेम नहीं आएगा। जैसे सी डी, इसके पीछे का कारण ये है कि अगर ए बी के डायरेक्शन में हम लोग देखें तो ए बी में क्या हो रहा है, पार्टिकल सेम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल बदल रहा है, ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू। इस वजह से क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बदलेगी। इसीलिए ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एनाइसोट्रॉपी, और ऐसा सब्सटेंस जो है एनाइसोट्रॉपिक नेचर का कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें एक टर्म होता है आइसोमॉर्फ।
ठीक है। और आइसोमॉर्फ का मतलब होता है कि डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर। हैविंग सेम स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल में याद रखिएगा ZnSO4 इंटू 7H2O, ठीक है। और दूसरी इसकी एग्जाम्पल होती है FeSO4 इंटू 7H2O। इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, इसको वाइट विट्रियोल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टर्म होता है वो होता है पॉलीमॉर्फ्स। ये जो पॉलीमॉर्फ्स है ये टर्म हमेशा सिंगल कंपाउंड के लिए यूज होगी, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, यूज्ड फॉर सिंगल कंपाउंड having different structure। जैसे ZnS ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक फॉर्म इसका कहलाता है जिंक ब्लेंड, और जो दूसरा इसका पार्ट होता है यानी स्ट्रक्चर होता है वो होता है वुर्जाइट। ये HCP स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और ये CCP